अस्सलाम वालेकुम मेरे सभी लिसनर्स। आज मैं फिर से हाज़िर हूँ अपने चैनल उर्दू नावल्स अलाउड पर रफ़त सिराज के नावल दिल दिया दहलीज़ के साथ। और बाबा साहब करने वाले हैं शादी रोशी की, लेकिन ये देखना है कि वो चूज़ करते किसको हैं। क्या वो बारी को चूज़ करेंगे? आई थिंक सो कि वो बारी को चूज़ कर लें। लेकिन पता नहीं क्या होने वाला है। नावल फुल ऑफ सस्पेंस है। क्या होने वाला है, क्यों होने वाला है, कुछ पता नहीं। तो नावल को कंटिन्यू करते हैं। और नावल कंटिन्यू करने से पहले आप सभी को पता है, मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ लाइक, शेयर और कमेंट करें। आपका सब्सक्राइब मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। रोशी पर हुनूज़ बेहोशी की कैफियत आ रही थी। वो सुबह 8 बजे हॉस्पिटल में बेदार हुआ तो बाबा साहब वहाँ मौजूद थे। उन्होंने उसे घर भेज दिया था कि वो आराम कर ले और ज़रूरत महसूस हुई तो फ़ोन करके बुला लेंगे। गुल्लो उनके साथ थी। रोशी सुबह 5 बजे से शाम 5 बजे तक 3-4 मरतबा होश में आई थी, मगर सिर्फ 2-4 लम्हों के लिए महसूस होता था कि अब वो बेहोश नहीं है। बाबा साहब ने चूँकि हुक्म दिया था कि वो ख़ुद बुलवाएंगे, इसलिए कोई भी हॉस्पिटल खुद से रवाना होने की हिम्मत नहीं पा रहा था। खतरे की घंटियाँ चूँकि टल चुकी थी, लिहाजा उस अंदाज़ की तशवीश तो नहीं थी जिस तरह की कल तक थी। मगर अब जहन ये सोच रहे थे कि अब तक बारी को क्यों नहीं बुलवाया। जरी ने 2-3 मरतबा फ़ोन किया तो गुल्लो ने यही जवाब दिया, सुबह जैसी ही है। मज़ीद पेश रफ़त नहीं हुई। उसे रूम में मुंतकिल कर दिया गया है। वहाँ बाबा साहब मौजूद हैं और उसके होश में आने का बेचैनी से इंतज़ार कर रहे हैं। वो बेदार होकर गुस्ल से फारिग हुआ, फिर कल्लो से चाय मंगवाई। जब से वो घर आया था वक्फे से सो रहा था। इतना सारा तो शायद वो ज़िंदगी में सोया होगा। वाह रोशी बीबी, आपने जान पर खेलकर कम अज़ कम जी भरकर आराम का मौका तो दिया। वो कब थामी बैल्कनी में आ खड़ा हुआ। लड़कियां तो सब नीचे ही थी। बेचारियों की आवाज़ें तो कल से बंद थी, इसलिए समुंदर की लहरों का शोर ज़्यादा महसूस हो रहा था। लग रहा था घर में कोई है ही नहीं। बाबा साहब रोशी से क्या कहेंगे, क्या बात करेंगे? सबसे पहले उस पर बरहम होंगे, मलामत करेंगे, अपना कोई शफाक सा फ़ैसला सुनाएंगे। एक लम्हे के लिए भी उसका जहन रोशी और दिलावर खान के तस्वर से इधर उधर नहीं हो रहा था। अपनी बात के तो वो पक्के हैं, जो मुंह से निकाल दें उसकी तकमील तक मसरूफ़ रहते हैं। रोशी की अगली मंजिल कौन सी है? वो दिलावर खान के नज़दीक यहाँ वहाँ सब रिश्तेदारों मुलाकातियों से वाकिफ़ था। उनसे भी जो ख़ानदानी थे, उनसे भी जो इस किस्म के ताज से महरूम थे। उनका निशाना तो ज़ाहिर है ख़ानदानी ही होंगे कि वो तो नसब को ज़िंदगी पर फ़ौक़ियत देते थे। खान, बड़े खान का टेलीफ़ोन आया है, बुला रहे हैं आपको अस्पताल में, बोलते हैं जल्दी आ जाएं। कल वो पैगाम लाई थी। वो कप रखकर तेज़ी से जीने तय करके नीचे आया। यहाँ मोना हवास बाख्ता सी मौजूद थी। मैं चलूँ बारी? आप पूछ लिया आपने बाबा साहब से? उनसे तो कोई बात नहीं हुई। लाली ने फ़ोन अटेंड किया था। आप क्यों फ़िक्रमंद हो रही हैं? अब तो वो आ जाएंगे यहाँ, ठीक हैं अब, उसने तसल्ली दी। फिर तुम्हें क्यों बुलाया? वो गालिबन उसके बुलाए जाने पर फ़िक्रमंद थी। ये तो मामूल की कार्रवाई है, जहाँ वो होते हैं वहाँ मैं होता हूँ। वो मुस्कुराया। बारी जी, तुम ये बताओ बाबा साहब के एक्सप्रेशन क्या है? वो तो तुमसे हर बात करते हैं। रोशी की इस हरकत पर कुछ कहा तो होगा? तुम्हें कसम है, बताओ ना। पता नहीं क्यों मुझे बहुत डर लग रहा है। मोना तो हवेली के कम हिम्मतों की खेप में सरे फहरिस्त थी। ओह, उसे मोना की परेशानी की वजह समझ आ गई। कुछ नहीं, वो तो चुप है। तुम झूठ बोल रहे हो, कुछ तो ज़रूर कहा होगा। प्लीज़ भारी, इतनी बड़ी बात हो गई, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि वो कुछ बोले ही ना हो। तुम मुझे बता दो, सच्ची मैं किसी से नहीं कहूँगी। कुछ भी नहीं कहा मोना बीबी, यकीन करें। उसने बमुश्किल जान छुड़ाई और ड्राइवर की तरफ बढ़ गया। मोना हुनूज़ वहीं खड़ी थी। लगता है लड़कियों में मोना बीबी सबसे ज़्यादा खान से वाकिफ़ है। उसने गोया मोना को दाद दी। अख्तर को गाड़ी निकालने का कहते वक्त उसने की नखियों से उस सिम देखा जहां मोना हुनूज़ उसी साबका कैफियत में खड़ी थी। जब वो हॉस्पिटल पहुंचे तो शाम गहरी हो चुकी थी, शहर रोशन हो चुका था। वो तेज़ी से उस कमरे की तरफ आया जहाँ रोशी की मौजूदगी का यकीन था। वो कमरे में दाखिल हुआ तो रोशी कमरे में तन्हा थी। वो चित लेटी छत को घूर रही थी। आहट बदला, बारी पर नज़र पड़ती उसने दूसरी तरफ करवट ली। नई ज़िंदगी मुबारक हो। उसको बकायमी होश हवास और अटेंशन हालत में देखकर बड़ी फितरी सी खुशी हुई थी। फ़ौरन यहाँ से निकल जाओ। अगर एक लम्हा की देर की तो मैं गिलास तोड़कर इस टुकड़े से अपनी कलाई की रग काट लूँगी। गेट आउट इन अ मोमेंट। उसकी आवाज़ में तहक्कुम भी था और आंसुओं की आमेज़श भी। ये कहीं नहीं जाएगा, ये हमारे साथ है। अकब से दिलावर अली ख़ान की आवाज़ आई तो वो एकदम चौंक कर पलटा।
बाबा साहब के चेहरे पर बरहमी भी थी और शायद बेबसी भी। रियाया और औलाद में बहरहाल बहुत फ़र्क होता है। सोच की हद तक हर शय इम्कान व इख्तियार में होती है, मगर फ़ैसला कुल लम्हा और उस लम्हे में कुछ कर गुजरना ही सब कुछ होता है। बाज़ औक़ात एक लम्हे में इजहार अमल ज़रूर होता है, मगर उस इजहारिये में जाने कितनी नींदें, कितनी रातें, कितनी सोहबतें बेट चढ़ी होती हैं। इस तरह के सफ़ाक इजहारिये हो तो जाते हैं, लेकिन होने के बाद उनका हासिल राग का ढेर होता है। और तब नाआसूदगी की एक सुलगती चिंगारी। और जिस शख्स ने कई बार राख के ढेर की कमाई की हो, जो नाआसूदगी की चिंगारियों से जिस्म जान सुलगाए फिरता हो, उसे इस तरह का नया सौदा करते हुए बहुत सोचना होता है। बारी अपनी जगह से 1 इंच आगे नहीं बढ़ा था। वो जहाँ तक पहुँचा था हनूज़ वहीं इस्तादा था। बैठ जाओ बारी, बाबा साहब ने हुक्म दिया और ख़ुद दूसरे बेड पर बैठ गए। वो दर हकीकत उन दादा पोती के दरमियान बैठने का ख्वाहिशमंद नहीं था। अभी तक उसके कानों में रोशी के अल्फाज गूंज रहे थे, गेट आउट विद इन अ मोमेंट। मैं बाहर बैठ जाता हूँ खान, कोई बात नहीं, उसने अपनी महज़्ज़ब फितरत से मजबूर होकर कहा। नहीं, तुम यहीं बैठो, जहाँ हम हैं वहीं तुम हो। उन्होंने कतई अंदाज में कुर्सी की तरफ इशारा किया जो रोशी के बेड के बिल्कुल साथ ही रखी थी। वो नाचार कुर्सी की तरफ बढ़ गया। रोशी इतनी देर में नींद दराज हो चुकी थी। उसके चेहरे पर सिवाय सर्द तासरात के कुछ और नहीं था। तुम बच गई। बहरहाल मकाम शुक्र। फ़िलहाल हम तुमसे इस मौजू पर कोई बात नहीं कर रहे। अब तुम बस इतना करो कि जितनी जल्दी हो सके बिस्तर से उतर आओ। रोशी खामोशी से उंगलियां मड़ोड़ती रही। बारी पर किस बात का गुस्सा है? बारी के हिस्से का सवाल बाबा साहब ने किया। वो चुप रही। हम कुछ पूछ रहे हैं। उनकी नाजुक तबा पर उसकी खामोशी गिरा गुजरी थी। यूं ही जहन बहुत अपसेट है, ऐसे ही कह दिया था। बारी के सामने बेबसी और एहसास तौहीन से उसकी आंखें छलक पड़ी। वह आंसुओं पर काबू पाने की खातिर होठ काटने लगी, मगर चंद कतरे रुखसारों पर लुढ़क आए थे। बाबा साहब ने कुचटती सी निगाह उसके चेहरे पर डाली थी। तुम अकेली नहीं हो, तुम्हारे पास बेशुमार ऐसे लोग मौजूद हैं जिनसे दिल की बात कही जा सकती है। उनका अंदाज गैर मामूली तौर पर नरम था, मगर फ़ायदा? रोशी के मुंह से बिला सोचे समझे बेसाख्ता निकल गया था। बारी को ऐसा महसूस हुआ जैसे तूफ़ान करीब आ गया। उसने सटपटाकर रोशी की सिम देखा था, जिसके रुखसारों पर आंसू छलक रहे थे, मगर एक अजीब सी खुदसरी उसके चेहरे से छलक रही थी। बारी, हम घर जा रहे हैं, आराम करेंगे, तुम यहीं ठहरो। हम वहाँ से किसी लड़की को भेज देंगे, फिर तुम घर आ जाना। मैं आपके साथ ही चलता हूँ खान। उसने ज़ब्त से सुर्ख पड़ते बाबा साहब को बगौर देखा और उठ खड़ा हुआ। रोशी का जी चाहा पास रखा गिलास उस पर खींच मारे। ठीक है, मैं से जाने को कह रही हूँ, मगर क्या इसके दिल में इतनी सी भी आरज़ू नहीं कि ये मुझ पर टूट पड़ने वाली क़यामत की हकीकत पूछे, मेरा हाल पूछे, मेरी दिल जोई करे? क्या मैं इसके नज़दीक इतनी भी अहमियत नहीं रखती कि मेरे सामने बैठना चाहे, मुझसे बात करना चाहे? कितनी जल्दी है उठकर जाने की? उसने जलकर बारी की तरफ से मुँह फेर लिया। नहीं, फ़िलहाल यहाँ एक बंदा इसके साथ होना चाहिए। फ़िक्र न करो, घर से यहाँ तक किसी को पहुँचने में ज़्यादा देर नहीं लगेगी। वो रोशी की तरफ से शऊरी बेतौजी बरत रहे थे। बारी दोबारा बैठ गया। ये तुमसे उम्र में खासा बड़ा है, याद रखा करो। वो खुश्क अंदाज में उसकी तरफ देखे बगैर गोया हुए और छड़ी टिकाते बाहर निकल गए। दरवाज़ा खुद ब खुद बंद हो गया। साइड टेबल पर कई इंग्लिश मैगज़ीन रखे हुए थे। उसने एक मैगज़ीन उठाकर तकरीबन आँखों से लगाया। तुम क्यों आए कराची? वो फिनकारी। लाया गया हूँ, उसने मैगज़ीन की ओर से ही जवाब दिया। तुम कैसे आदमी हो? तुम वो काम कैसे कर लेते हो जो करने का दिल नहीं चाहता? उसका हर्फ सुलग रहा था। आपसे किसने कह दिया कि मैं अपने मामूलात ज़बरदस्ती निपटाता हूँ? मेरा जहन बन चुका है। मुझे खान के बेटों का ख्याल रखना अच्छा लगता है, इसलिए कि मैं उनसे किसी किस्म का खूनी रिश्ता नहीं रखता। इसके बावजूद मुझे होश संभालने के बाद से अब तक इस कदर मोहब्बत मिली है जिसके कर्ज उतारे नहीं उतरेंगे। तुम्हारी ग़ुलामी और ताबेदारी की तुफ़ैल है ये सब। ज़रा किसी दिन अपनी बात पर ज़ोर देकर दिखाओ, फिर देखना लोगों की मोहब्बत। वो जहर भरी मुस्कुराहट से गोया हुई। जिन लोगों ने हमेशा मेरा ख्याल रखा, हत्ता कि मुझे बेहतरीन तालीम दिलवाई, मैं उनसे झगड़ा किस बुनियाद पर शुरू करूं? और क्यों? वो मेरे साथ अच्छे हैं, मुझे उनके साथ अच्छा होना चाहिए। आप मेरे बारे में ज़्यादा ना सोचें, आपकी सेहत के लिए ठीक नहीं। उसने मैगज़ीन एक हाथ में थामकर कुर्सी बेड से ज़रा दूर खिसकाई और दोबारा टांग पर टांग रखकर बैठ गया। तुम इतने खुद पसंद क्यों हो? वो जैसे चिढ़ कर बोली। मैं? बारी ने बाबा साहब के जाने के बाद पहली बार नज़र उठाकर उसकी शक्ल देखी। अच्छी खबर है। वो मुस्कुराकर मैगज़ीन के औराक उलट पुलट करने लगा। तुम्हें गुस्सा क्यों नहीं आता? उसकी जान जल गई थी बारी की मुस्कुराहट देखकर।
आया तो था, फिर आपने जहर खा लिया था। उसका इत्मीनान काबिले दीद था। रोशी बुरी तरह चौंक गई। दिल पूरी कुव्वत से सिकुड़ा और उसी कुव्वत से फैला। तुम्हारे गुस्से की वजह से मुंह धो लो जाकर, उसने बड़ी नखवत से कहकर मुंह फेर लिया। नहा कर आया हूँ। वो मैगज़ीन में एक चौंका देने वाली खबर बगौर देखने लगा। रोशी ने तिल मिलाकर उसे देखा। डार्क ब्लू जीन्स और लाइट पिंक शर्ट में वो दर हकीकत बहुत फ्रेश लग रहा था। तुम तो दिल ही दिल में बहुत खुश हो रहोगे कि चलो जान छूटी। वो न जाने क्यों इस कदर सुलग रही थी। आपको कैसे पता चला? उसने लापरवाही से वर्क उल्टा था। तुम मेरी तरफ देखकर बात क्यों नहीं कर रहे? बदशक्ल तो नहीं हूँ? उसे बहुत ज़्यादा एहसास तौहीन लाहक था। अरे नहीं, आप दिल बुरा ना कीजिए, आपकी शक्ल तो खासी अच्छी है, शायद इसी वजह से आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कॉन्फिडेंट है। उसने मुस्कुराकर मैगज़ीन बंद कर दिया था और बगौर उसकी आंखों में देखा। मैंने तो न जाने कब से आईना भी नहीं देखा, अब तो फटकार बरस रही होगी। उसकी आवाज़ रुंध गई। बरस तो नहीं रही, अलबत्ता आपने बरसाने के लिए ज़ोर पूरा लगाया था। शायद आपको इल्म नहीं, इस्लाम के मुताबिक ख़ुदकुशी करने वाला मरदूद ठहरता है। शुक्र कीजिए, बड़ी मुस्तकिल किस्म की बचत हो गई। लगता है गुल्लो ही आएंगी, पता नहीं कब पहुंचेंगी। उसने रेस्ट वॉच पर निगाह डाली। जाओ बाहर लॉन में बैठ जाओ, मुझ पर एहसान करने की ज़रूरत नहीं, वो बिगड़ कर बोली और सीधी लेट गई। आंखों पर बाजू रख दिया। ढीली ढाली सिया आस्तीन झटके की वजह से उलट गई। दूधिया बाजू दूर तक आया हो गया, जिस पर एक गहरा सिया तिल अजीब सा जादू जगा रहा था। मारी ने नज़रें चुराकर कमरे में देखना शुरू कर दिया। कमरे में कुछ देर खामोशी छाई रही। वो साइड टेबल से दवाइयाँ उठा कर देखने लगा। टेम्परेचर भी आपको? वो उसकी तरफ फिक्रमंदी से देख रहा था। जहन्नुम भड़क रहा है मेरे अंदर, टेम्परेचर क्यों नहीं होगा? वो तिनक कर बोली। अंदाज बदस्तूर था। क्यों भड़क रहा है जहन्नुम? कोई वजह भी तो हो। वो कदरे संजीदा था। काश वो मनहूस उस वक्त सफाई करने ना पहुंचती। घंटा आधा घंटा और गुजर जाता। मेरी तो दुआ में भी असर नहीं कि मैं ये दुआ करके ही पुरसुकून हो जाऊं। अल्लाह करे मैं मर जाऊं। वो सिसकने लगी। माँ तो खैर है ही नहीं, बाप से भी दूर रखते हैं। मुझे यकीन है पप्पा को इतला ही ना दी होगी कि मैं मर रही हूँ। मारी ने चौंक कर उसकी सिम देखा मगर खामोश रहा। वो लाख बुरे सही हैं तो सबसे ज़्यादा मेरे। जो सुकून और खुशी मुझे उनका चेहरा देखकर होती है, वो किसी और को देखकर तो नहीं हो सकती। मारी, मैं पापा को कैसे बताऊं कि मैं उनसे बेपनाह मोहब्बत करती हूँ और इतने पत्थर क्यों हैं? वो रो रही थी। ये बात कोई बताने की होती है, ये तो फितरी रिश्ता है। वो आपके वालिद हैं, उनसे मोहब्बत आपके खून के तकाजा है और वो भी आपको दिलो जान से अजीज़ समझते हैं। मुझे यकीन नहीं है। रोशी ने तेज़ी से उसकी बात काट दी। क्यों? बारी ने ताज्जुब से उसकी तरफ देखा। वो तो बहुत आलिम फाजिल आदमी है। वो ये यकीन मेरे अंदर क्यों नहीं उतार सके कि वो मुझे बहुत अजीज़ रखते हैं। पप्पा दुनिया में सबसे ज़्यादा मुझसे मोहब्बत करते हैं, इसलिए कि मैं उनकी बेटी हूँ। मोहब्बत का भला इल्म फजल से क्या ताल्लुक़? मोहब्बत मशरूत शय होती तो अक्सरियत रोटी की तरह उसके लिए भी मेहनत करती। बारी हंस दिया। ये तो एक आसमानी गिफ्ट है, जिसे मिलना होती है मिल जाती है, बग़ैर मेहनत के, बग़ैर सीढ़ी के। जैसे मिट्टी में पानी जज्ब हो जाता है। ये भी अपने असल ठिकाने से परवाज़ करती है और अपने हदफ यानी किसी रूह में जज्ब हो जाती है, किसी हम आहंग और मन चाही रूह में, खूनी रिश्तों में। क्योंकि हम आहंगी फितरी होती है, इसलिए मोहब्बत उन रिश्तों में दर हकीकत मौजूद होती है। तुम्हें इतनी समझ है मोहब्बत की? रोशी की आंखों में बला की हैरत थी। कोशिश कर रहा हूँ आपको यकीन आ जाए कि यावर चचा आपसे बेपनाह मोहब्बत करते हैं। वो बड़े सादा से अंदाज में मुस्कुरा दिया। अच्छा, अगर तुमसे कोई कहे कि मोहब्बत की तारीफ़ एक जुमले में करो तो क्या तुम कर सकोगे? वो कम उम्र थी, सवाल भी कच्चे कच्चे थे। जी हाँ, कर सकता हूँ। यानी इस तरह कहूँगा, मोहब्बत एक उलझा हुआ रेशम है जिसको सुलझाने की कोशिश करना भी अजीम गलती है। बहुत मुश्किल जुमला है। उसने मुंह बनाकर दोनों हाथों का तकिया अपने सर के नीचे रख लिया। मोहब्बत रियायत की खूबसूरत शक्ल है। रोशी के मुंह से बेसाख्ता निकल गया। मुझे इल्म है, दोहराइए मत। उसने मैगज़ीन दोबारा उठा लिया। लंबे बालों वाली तो तुम्हें बहुत मिस कर रही होगी। उसे एकदम कुछ याद आ गया। हाँ ये तो है, उसने भी संजीदगी से जवाब दिया। क्या तुम हर वक्त उसके बारे में सोचते हो? हर वक्त तो नहीं, जब फारिग होता हूँ या ड्राइविंग कर रहा होता हूँ। मारी ने भी जैसे हर बात का जवाब देने की कसम खाई थी। अब एक बात मैं पूछूं आपसे? बारी ने मैगज़ीन रोल करके ठोरी के नीचे टिका लिया। रोशी का दिल धड़क उठा। वो उससे अज खुद तो कम ही बात करता था। ज़्यादातर गुफ्तगू जवाबिया ही होती थी या महज छेड़छाड़। लंबे बालों वाली तो मुझे किसी वजह से याद रहती है। आपको इतना क्यों याद आती है? आपने तो उसे देखा भी नहीं। उससे क्या फ़र्क पड़ता है? तुमने तो जी भर के देखा है ना, वो रिखाई से बोली।
آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، وہ باتیں کیجیے جن سے آپ کو خوشی ہو۔ نہ جانے کیوں باری کو اس پر ترس آ گیا۔ میرے پاس کوئی ایسی بات نہیں ہے جو مجھے خوشی دے۔ اس کی آواز بھر آ گئی۔ بتائیے میں آپ کے کس کام آ سکتا ہوں؟ باری کو 100% یقین ہو چکا تھا کہ وہ واقعی ناآسودہ اور مضطرب ہے۔ تو میرے کسی کام کے نہیں ہوں۔ اس نے باری کی طرف سے کروٹ لے لی۔ اس کی سو سے صاف ظاہر تھا وہ رو رہی ہے۔ اب تو دوستی ہے نا، صبح آ جاؤں خیریت معلوم کرنے، ناراض تو نہیں ہوں گی؟ وہ چپ رہی۔ کاش میرے بس میں ہوتا، میں چن چن کر خوشیاں اکٹھی کرتا اور تمہارے قدموں میں ڈھیر کر دیتا۔ مرضی ہے تمہاری، میرا کوئی زور نہیں ہے تم پر۔ وہ آنکھیں پوچھ کر سیدھی ہو گئی۔ اچھا ایک بات بتائیں، زہر کیوں کھایا تھا؟ وہ اس کے سوتے سوتے چہرے کو بغور دیکھ رہا تھا۔ تمہاری وجہ سے نہیں کھایا تھا۔ وہ چہرہ موڑ کر باری کی طرف دیکھنے لگی۔ اتنی زبردست خوش فہمی مجھے عمر بھر نہیں ہو سکتی۔ وہ ہنس دیا۔ اسی دم نرس ہاتھ میں گلوکوز کی بوتل لیے اندر داخل ہوئی، باری کو دیکھ کر مسکرائی اور وش کیا۔ آپ کب آئے سر؟ وہ بوتل سٹینڈ پر لٹکانے لگی۔ خاصی دیر ہو گئی، وہ جواباً مسکرایا۔ آپ واقعی بہت پریشان تھے، رات آپ گھنٹوں سوچ میں ڈوبے رہے۔ میں وہاں سے کئی بار گزری، آپ کو پتہ تک نہ چلا۔ آپ بہت اچھے ریلیٹیو ہیں۔ وہ بوتل لٹکا کر تھرمامیٹر جھٹکنے لگی۔ ٹیمپریچر چیک کرائیے۔ ٹیمپریچر ہو گیا تھا اس لیے ڈرپ ہٹا دی تھی، وہ باری کو بتا رہی تھی۔ اور کتنی ڈرپیں لگیں گی؟ میرا تو بازو شل ہو چکا ہے، روشی بیزاری سے بولی۔ یہ ضروری ہے پلیز۔ اس نے تھرمامیٹر روشی کے منہ میں لگا دیا۔ وہ اپنی کلائی پر بندھی گھڑی پر نظر جما کر کھڑی ہو گئی۔ میں نے ایلس کو بتا دیا تھا کہ مجھے مس انڈرسٹینڈنگ ہو گئی تھی، یہ کپل نہیں ہے، ریلیٹیو ہیں۔ دراصل اس نے رات میں مجھ سے کہا تھا کہ میں پوچھ کر آؤں کہ آپ کا کوئی بچہ ہے۔ اسے خوبصورت کپل کا بچہ دیکھنے کا بڑا تجسس رہتا ہے۔ وہ ہنس رہی تھی۔ باری بہت جزبوز ہو رہا تھا۔ بھلا وضاحت کے بعد اس قسم کی گفتگو کی کیا گنجائش رہ جاتی ہے؟ لا حول ولا قوت۔ کس کا بچہ؟ تھرمامیٹر منہ میں ہونے کے باوجود روشی بولنے سے باز نہ رہ سکی۔ کسی کا نہیں، باری جلدی سے بول پڑا۔ نرس نے تھرمامیٹر اس کے منہ سے نکال کر روشی کی طرف کر کے ریڈ کرنا شروع کر دیا تھا۔ تھینک گاڈ ٹیمپریچر تو نارمل ہوا۔ دراصل ابھی 2-3 ڈرپس لگانا بے حد ضروری ہے۔ اس نے ایک انجیکشن اٹھا کر بوتل میں انجیکٹ کیا اور روشی کا بازو بستر سے لگا کر رگ ٹٹولنے لگی۔ پلیز ذرا آپ یہاں آئیے، اس نے باری کو بلایا۔ وہ میگزین سائڈ ٹیبل پر رکھ کر نرس کے نزدیک چلا آیا۔ جی؟ ایک تو ان کی رگ جانے کہاں غائب ہو جاتی ہے، یہاں سے ذرا زور ڈالیے۔ اس نے روشی کے بازو پر ایک نشاندہی کی۔ باری نے اپنا مضبوط ہاتھ وہیں رکھ دیا اور باقاعدہ دبا دیا۔ روشی نے تڑپ کر اپنا بازو اس کی گرفت سے چھڑایا۔ رگ ڈھونڈ رہے ہیں آپ لوگ یا تیل کے کنویں؟ وہ بڑا فروختہ ہو کر بولی۔ یہ موصوف سرکش گھوڑے قابو کرتے ہیں، آپ نے میرا نازک سا بازو ان کے حوالے کر دیا۔ وہ اپنا بازو سہلانے لگی۔ نرس ہنس ہنس کر بے حال ہو گئی۔ باری بھی بے ساختہ مسکرا دیا تھا۔ ویری فنی۔ نرس نے بمشکل اپنی ہنسی کنٹرول کی۔ اچھا ذرا آرام سے۔ اس نے باری کو بیڈ پر بیٹھ جانے کا اشارہ کیا۔ وہ بیٹھ گیا اور بہت رسانیت سے اس کا بازو تھام لیا۔ اس کے ابلتے ہوئے لہو سے زندگی کی حرارت جیسے روشی کے جسم و جان میں اتر گئی۔ اس نے چھوا تو زندگی کا ادراک ہوا۔ وہم و خیال تو سرسرانہ آسودگی ہیں۔ مادی اور اسباب والل کی دنیا میں لمس زندگی موجودگی کا یقین ہے۔ ایک شے یا ذات 8 پہر خواہ نظر کے سامنے رہے، خواب و خیال کا شک رہتا ہے، جسے چھونے سے ہونے کا یقین آ گیا۔ اس نے آنکھیں موند لی، اسے احساس تک نہ ہو سکا۔ نرس نے سوئی کب اس کی رگ میں اتار دی۔ اپنے بازو پر سے باری کا ہاتھ ہٹ جانے کے احساس سے اس نے چونک کر آنکھیں کھول دی۔ وہ کھڑا ہو گیا۔ آنکھوں میں الجھن اور ہونٹوں پر مسکراہٹ تھی۔ ہوا زور سے چھو کر گزر جائے تو آپ چیخ پڑتی ہیں، اتنی موٹی سوئی اندر اتر گئی۔ خیر اچھی تبدیلی ہے، انسان کو صابر ضرور ہونا چاہیے۔ کیوں سسٹر؟ میں ڈر رہا تھا جب آپ سوئی رگ میں اتار رہی تھی کہ ان کی چیخ کے زور پر کمرے سے باہر نہ جا گروں۔ وہ بہت پرسکون تھا، اس کی ہنسی سے ظاہر تھا۔ نرس ہنس رہی تھی اور اپنا بکھیڑا سمیٹ رہی تھی۔ آپ لوگ خاصے پروگریسو ہیں، آپ رکیں گے رات کو ان کے ساتھ؟ وہ جاتے جاتے پلٹ کر پوچھنے لگی۔ خاصی شوق اور شنگ نرس تھی۔ نہیں، ان کی بہن آنے والی ہیں۔ اچھا ہوا آپ نے پوچھ لیا، ورنہ آج ڈیوٹی روم میں نئی کہانی سناتی۔ وہ بھی کم تو نہ تھا، شرارت سے کہہ رہا تھا۔ وہ کھلکھلاتی ہوئی کمرے سے باہر نکل گئی۔ اس سے پہلے کون سی کہانی سنائی تھی؟ وہ ان دونوں کے مابین ہونے والی گفتگو بغور سن رہی تھی۔ باری کرسی کی طرف بڑھتے بڑھتے رک گیا۔ پورا گھومنے کے بجائے اس نے چہرہ موڑ کر اس کی سمت دیکھا۔ رہنے دیجیے، کیا کریں گی سن کر؟ صدمہ بھی ہوگا اور غصہ بھی آئے گا۔ وہ کچھ سوچ کر ہنس دیا۔ نہیں آئے گا مجھے غصہ، بتاؤ نا۔ وہ مصر ہوئی۔ آپ کو اس وقت ہر نگیٹیونیس سے دور رکھنا ہماری اخلاقی ذمہ داری ہے، اور ایسی کوئی خاص بات بھی نہیں۔ وہ مسکرا رہا تھا۔
जब कोई ख़ास बात नहीं तो बता क्यों नहीं देते? वो मेरी तरफ देखकर हंस क्यों रही थी? वो अच्छी खासी मशकूक थी। मना कर दूंगा हंसने से, ताकीद कर दूंगा कि आइंदा कॉर्निश बजाकर कमरे से बाहर निकले। वो कुर्सी पर बैठ गया, अच्छी तरह टांगें फैलाकर और बाजू सीने पर लपेट लिए। रोशी ने दूसरी सिमत मुंह फेर लिया। वो उसके सरापे पर नज़र डालने लगा। वैसे मैं आपको बेहद मंजम और बाज़ाब्ता होने पर दाद ज़रूर दूंगा। वो निचला होठ दांतों तले दबाए जाने किस शरारत के तहत मुस्कुरा रहा था। शुक्रिया, संभाल कर रखो अपनी दाद, आगे किसी काम आएगी। उसका मूड सख्त ऑफ था। खुदकशी से पहले आपने सियाह सूट का इंतखाब करके बड़े बाज़ौक़ होने का सबूत दिया है। शट अप, वो बड़बड़ाने के अंदाज में बोली। वो हंस दिया। मूड क्यों ऑफ हो गया? बिल्कुल भी अच्छी नहीं है तुम्हारी आदतें। हर किसी से राज व न्याज करने बैठ जाते हो। इतनी सी देर में नर से बेतकल्लुफ़ी। वो चेहरा मोड़कर उसे घूरते हुए बोली। राज व न्याज का मतलब जानती हैं आप? उसका कहका बुलंद हो गया। जाहिल हूँ, एक तुम ही आलिम फाजिल हो। और हाँ सुनो। धड़ाम से दरवाज़ा खुला। गुल्लो की क़यादत में रूबी, मोना, जर्री और शीनो अंदर दाखिल हुई। उसकी बात मुंह में ही रह गई। या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र, हम लोगों को ज़रा देर हो गई। जैसे ही पता चला कि तुम मुकम्मल होश में हो तो भाई हम सब ने बस फुर्सत में शुक्राने के नफिल पढ़े। गुल्लो उससे लिपटने के इरादे से आगे बढ़ी थी, मगर ड्रिप लगी देखकर फासले पर रुक गई। फिर बड़े सुकून से आगे बढ़ी और झुककर उसके रुखसारों को चूमा। बस बिस्तर से उठ जाओ, पिटाई तो बहुत सख्त करूँगी। फ़िलहाल तो बहुत खुशी का वक्त है। मार डालने वाले खौफ से रिहाई मिली, जितना शुक्र करे कम है। इंसान को इतना नादान भी नहीं होना चाहिए कि आसपास रहने वालों की ज़िंदगी भी अजाब हो जाए। शीनो दूसरे बेड पर बैठते हुए बोली। अपने हिसाब से उन्होंने नसीहत की थी। दरी ने आंखों आंखों में शीनो को तंबी की। ये आप सब की सब अंदर कैसे आ गई? पारी ने उन सबको दिलचस्पी से देखा। सब कहाँ हैं? 4 आने हैं ये तो। 12 आने तो घर में हैं। मोना ने संजीदगी से जवाब दिया। आपसे दरख्वास्त है, आप ज़िंदगी में कभी मुआशियात पर नजर करम मत फरमाइएगा। उसने बाकायदा हाथ जोड़ के दरख्वास्त की। मोना फितरी सादगी से मुस्कुरा दी, जबकि शीनो ने खासे कटीले अंदाज में बारी का जायज़ा लिया था। कितना तंग किया तुमने? गुल्लो उसके नज़दीक बैठकर बहुत प्यार से उसे देखने लगी। वजह बताई इसने तुम्हें? उन्होंने बारी से इस्तफसार किया। मैं उनका हमराज नहीं हूँ। बोर्ड खड़ा हुआ। तो बनने में क्या हर्ज है? शीनो ने बेचारी आदत से मजबूर थी। बारी ने कदरे चौंक कर शीनो की सिम देखा। क्या इसे भी मजाक में मुलविस किया जा सकता है? मगर ये होना तो नहीं चाहिए। अंदर से बहुत ज़्यादा एहतियात का तकाजा उभरा। मैं बाहर गाड़ी में हूँ। आप लोग नर्स की दरख्वास्त के बगैर ही कमरे से बाहर आने की कोशिश कीजिएगा। बारी, शीनो ने आवाज़ दी। गाड़ी में वॉकमैन रखा हुआ है पिछली सीट पर, तुम्हारा है? जी। उसे अपने गायब दिमागी पर तासिफ हुआ। गाड़ी में तो कैसेट प्लेयर है, उसे क्यों उठाए उठाए फिर रहे हो? वो अजीब सी हंसी। वो मेरा नहीं है, रोशी बीबी का है। भूल गया था गाड़ी में। दरिया बस्ती से चलते हुए ले लिया था कि हॉस्पिटल में इंसान बहुत ज़्यादा तन्हाई महसूस करता है। ओह, वो इस तरह हो गई जैसे उनका कोई ख़ास मतलब नहीं था। वैसे ही पूछ लिया था। रोशी के कान खड़े हो गए थे वॉकमैन के जिक्र पर। वो बहुत हैरानी से बारी की सिम देखकर मुस्कुरा रही थी। अब लड़की के जितनी जल्दी हो सके हाथ पीले कर देना चाहिए। बच्चे सो गए तो उसने एहतियातन मौजू छेड़ा। मेरी तो तमन्ना है कल की होती आज हो जाए उसकी शादी, पर कोई ढंग का बर्ड तो आए। उसकी बीवी ने अपने पहलू में सोए बच्चे के सर पर हाथ फेरा। ये जो आज सेरो मिठाई लेकर आए थे, रिश्ता लाए हैं किसी का? उसके जहन में मगरिब के वक्त से सवाल कलबला रहा था। वो समझ तो गई थी कि खाविंद ने यह मौजू क्यों छेड़ा है। देखा तो था तूने, वो जो लाल कपड़ों में था? गुलाम मोहम्मद ने ज़रा हिम्मत की। अपने लड़के का रिश्ता लाया था। क्या करता है उसका लड़का? खुद तो इस उम्र में बड़ा बांका बना फिरता है। बड़ी तेज़ नज़र थी उसकी घरवाले की। उसका कोई लड़का वड़का नहीं है। भाई होगा। उसकी बीवी ने बात काट दी। वो खुद कुंवारा है, उसने दबे दबे लहजे में बताया। तो उसमें हमारा क्या कसूर है? वो तिनक कर बोली। पैसे वाला बहुत है। उसकी आवाज़ हुनूस कमज़ोर थी। अपना रिश्ता लाया था। वो उठ कर बैठ गई। वो खामोश रहा। शर्म तो ना आई तुम्हें? ऐसी क्या उम्र गुजरती जा रही है उसकी? ज़रा होश के नाखुन लो। कहाँ मेरी फूल से बच्ची और कहाँ वो देव? उसकी आवाज़ तेज़ हो गई। आहिस्ता बोल, बच्चे सो रहे हैं। तवक्को के ऐन मुताबिक नतीजा था, इसलिए वो पुरसुकून था। उसकी हिम्मत कैसी हुई ये बात करने की?
کیا غریب کی کوئی بات نہیں ہوتی؟ کہہ دینا اسے کہ آئندہ ہمت کرے، خون پی جاؤں گی اس کا۔ وہ بڑبڑاتی ہوئی دوبارہ لیٹ گئی۔ صحت مند ہے، پیسے والا ہے، جوڑ کر ڈھونڈے گی تو کوئی غریب اور مقروض ہی ملے گا۔ ساری زندگی پیسے کا رونا روتی رہی ہے، چاہتی ہے بیٹی بھی اسی عذاب میں زندگی گزارے۔ تیرے تانے میری طاقت چاٹ گئے ہیں، بیٹی کو کس خوشی میں مارا کرے گی؟ آج میں تیرے ہاتھ پر پیسے رکھتا ہوں تو بھی محلے میں چوکڑیاں بھرنے لگتی ہے۔ تو مجھ سے سیدھے نہیں کہتی تھی دن رات پیسے کا رونا؟ بولتی ہے پیسے سے کیا ہوتا ہے؟ اسے جانے کیا کیا یاد آ گیا، زخم ہرے ہونے لگے۔ عورت پیسے سے خوش ہوتی ہے جس سے اس کے ارمان پورے ہوتے ہیں۔ بھوک سے بڑا عذاب اور کوئی نہیں ہے۔ تو بیٹی کی مہاراجے آئیں گے بیانے تیرے دروازے پر، دودھ پیتے بچے تو نے قبر میں سلا دیے، دوائیوں کے پیسے نہیں تھے ہمارے پاس۔ اچھا رات کے وقت شور نہیں کرو، اور نہیں تو کچھ تو یہی سوچو دنیا کیا کہے گی، کیسی تو کرے گی۔ اس نے ناگواری سے کہہ کر آنکھوں پر بازو رکھ لیا۔ نام نہ لے میرے سامنے دنیا کا، بھوکے ہوتے تو کوئی پوچھنے نہیں آتا کہ روٹی کھائی ہے یا نہیں، بچے مرے تو کسی نے یہ نہیں پوچھا کہ کفن کے پیسے ہیں یا نہیں۔ وہ ایک دم مشتعل ہو گیا۔ رہنا تو اسی دنیا کے ساتھ ہے، کہاں جائیں گی؟ اچھا اب سو جاؤ، دماغ نہیں چاٹو میرا۔ اس نے خاوند کی طرف نظر ڈالی۔ ایک دفعہ میں تو نہیں سنے گی، آخر بات ہی ایسی ہے، خیر کل دیکھیں گے۔ اس نے سونے کے خیال سے آنکھیں بند کر لی۔ جب ہی کھٹک گئی تھی میں اتنی مٹھائیاں دیکھ کر۔ آدمی دوست بھی جوڑ کا بناتا ہے، خامخواہی تو یاری نہیں سچتی، اس کی نیت میں کھوٹ ہے، خرید رہا ہے ہمیں۔ عورت کے اندر آگ سی بھڑک گئی تھی، وہ مسلسل بڑبڑا رہی تھی۔ اے میرے دل کے داغ، تو ہی بتا تو کہاں تھا بہار سے پہلے؟ ہلکی ہلکی بوندا باندی ہو رہی تھی۔ وہ دونوں ایک گھنے درخت کے سائے میں بیٹھے تھے۔ غلام محمد بہت دیر سے چپ تھا، اسے خوف تھا جیسے ہی وہ گھر والی کا رد عمل بتا کر اسے معذرت کرے گا وہاں سے کھانسی، مشورے اور شعر برسنا شروع ہو جائیں گے۔ ایک شعر تو ہو بھی چکا تھا جس سے خوفزدہ ہو کر وہ مزید محتاط ہو رہا تھا۔ عارف ایک عجیب سرمستی کی کیفیت میں تھا، یوں لگتا تھا جیسے وہ خود ادھر ادھر توجہ کرنا نہیں چاہتا تھا۔ کافی دیر خاموشی دونوں کے مابین حائل رہی، ہاسپٹل کے مخصوص چہل پہل اور معمولات کے باوجود۔ لگتا ہے کچھ یاد کر رہے ہو؟ غلام محمد کو خاموشی ٹوٹتی دکھائی نہ دی تو ناچار بولنا پڑا۔ ہیں؟ عارف واقعتاً چونک پڑا، پھر قدرے جھیپ کر مسکرا دیا۔ اعجاز بے خودی ہے کہ یہ حسن کی بندگی ایک بت کی جستجو میں خدا سے گزر گیا۔ اسے یقین تھا شعر تو ہوگا، لہٰذا صبر سے بیٹھا رہا۔ رات گھر والوں سے بات ہوئی تھی؟ اس نے قدرے ہچکچاتے ہوئے عارف کی طرف دیکھا۔ خوب بینڈ باجے بجے ہوں گے، ہاتھ چھٹ تو نہیں ہے ہماری بھاوج؟ وہ بڑے مزے لے رہا تھا۔ ایسے زن مرید بھی نہیں ہیں اب۔ وہ قدرے ناراض ہوا۔ ارے واہ، بڑا بہادر ہے، لگائیں گے نعرہ شجاعت، مگر ذرا کارکردگی کا حال تو سناؤ۔ عارف نے پیٹ سے قمیض ہٹا کر بڑے رسان سے ہاتھ پھیرا۔ پیٹ بھی بیچارہ ناتوانی کے جھکڑوں سے گھائی میں جا پڑا تھا۔ نہیں مان رہی، پٹھے پہ ہاتھ دھرنے نہیں دیا۔ وہ گھاس نوچنے لگا۔ پٹھے پہ ہاتھ پھر کسی وقت دھر لیتا، ٹائم سے کام کرتے ہیں۔ وہ ہنسنے لگا۔ لا حول ولا قوت۔ غلام محمد نے جوانی میں ایسے مذاق نہیں سہے تھے، منہ بنا لیا۔ کیا کہا ہے وہ اقبال نے؟ تو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں۔ لگے رہو، ایک دن خود پیش کر دے گی ہماری چنگیز خانم بھابھی۔ اس نے ہنسنے کی کوشش کی۔ اللہ کے واسطے ہنسنا نہیں۔ غلام محمد نے گھبرا کر ہاتھ جوڑ دیے۔ ارے تم تو ہمیں ہنسنے دو، اب ہماری ہنسی دراصل ہنسی نہیں ہوتی، مگر تم کیا سمجھو گے؟ آج پھر جام دہی اور گھٹا اٹھی ہے، آج پھر رحمت یزدہ پہ ہنسی آئی ہے۔ بھائی تم یہ جام بام اور شراب وراب کا ذکر نہ کیا کرو، مجھے تو سننا بھی گناہ لگتا ہے، نری ناپاک شے، اور پھر اس سے حاصل کیا ہوتا ہے؟ غلام محمد نے سادگی سے غیرت دینی کا مظاہرہ کیا۔ جنت میں جانا چاہتے ہو؟ وہ مسکرایا۔ اللہ ہر مسلمان کو جنت نصیب کرے۔ غلام محمد کا موڈ آف ہو گیا تھا۔ حوروں کی طلب اور میں ساغر سے ہے نفرت، زاہد تیرے عرفان سے کچھ بھول ہوئی ہے۔ بھائی جو چیز اللہ اپنی مرضی سے دے اس میں کیا برائی ہے؟ پہلی مرتبہ غلام محمد نے اس کے کسی شعر سے کچھ اخذ کیا تھا، باقی سر سے گزر گیا تھا۔ اچھا چلو جانے دو، ناراض نہیں ہوتے۔ وہ صلح کن انداز میں بولا۔ یہ تم اپنے سارے شعر یاد کیسے کر لیتے ہو؟ اس نے پوچھ لیا۔ مجھے گالیاں بھی یاد ہیں، سناؤں؟ وہاں سے پھر بے سر و پا جواب آیا۔ غلام محمد نے جیسے سر پیٹ لیا۔ اچھا اب ذرا لائن پر آؤ۔ دیکھو گھر والے کو پہلے نرمی سے رام کرو، نہیں مانے تو گھر سے نکالنے کی دھمکی دو۔ اس عمر میں کہاں جائے گی، راضی ہو جائے گی، اور جب اپنی بیٹی کے ٹھاٹ باٹ دیکھے گی تو بھول جائے گی، اور پہلے سے زیادہ تمہاری خدمت کرے گی، اپنی بیوقوفی کا اعتراف کرے گی، تمہاری ٹانگیں دبائے گی، اور جو اتنے دن چک چک کرے گی۔ اس نے خاصی دور اندیشی کا مظاہرہ کیا۔ 4 دن کی تکلیف سے اگر لمبا آرام مل رہا ہے تو گھاٹا کیا؟ عارف نے پھر دلیل دی۔
वैसे कभी तड़ी लगाई है? उसने सिगरेट होठों में दबाकर जीभें टटोलकर माचिस तलाश की। अरे जब रोटी का शोर मचता था रोज़ ही कलकल होती थी। कभी वो जानी की तड़ी लगाती थी, कभी मैं तलाक की तड़ी देता था। गुलाम मोहम्मद अजली सादगी से बता रहा था। फिर तो तुम्हें प्रैक्टिस है तड़ी लगाने की, शाबाश। अब फिर चालू हो जाओ, इंशाअल्लाह तुम्हारी बेटी दुआएं देगी। अरे लाल खान मिजाज का भी अच्छा है, गर्मी नहीं है उसके दिमाग में ज़्यादा, और फिर खुले दिल का है। हार बंधुओं को बोलेगी तो हर माल 2-2 रुपए वाले ठप्पे पे नहीं ले जाएगा, सीधा सुनार तक पहुंचाएगा। आरिफ ने किन अखियों से गुलाम मोहम्मद की तरफ देखा कि बज़ाहिर शाहाना अंदाज में कहा, भाई किसी को तो सुख मिले, और जब खुदकुशी दरवाजे पर खड़ी होकर पूछ रही है अंदर आ जाऊं तो बोलो। आरिफ ने सिगरेट सुलगाकर गौर से माचिस की तीली को घूरते हुए मज़ीद ज़ोर लगाया। हाँ खैर, ये तो तुम ठीक कह रहे हो। खैर तुम बताओ, तुम्हारी माँ तो ठीक है? उसने आरिफ की माँ की खैरियत दरियाफ्त की। माएँ कहाँ ठीक होती हैं, हज़ारों वहमों की सताई हुई। अंदर हो तो वहम, बाहर निकलो तो हज़ार परेशानी। ये दुबला हो रहा है, वो मोटा हो रहा है, ये मोटरसाइकिल पर जा रहा है, पता नहीं कैसे चलाएगा, ये कार में जा रहा है, कुछ हो ना जाए। पैदल जा रहा है तो सड़क देखभाल कर पार करना। वो बहुत आराम से धुआं छोड़ते हुए मुस्कुरा रहा था। तुमने भी तो ज़्यादती की है, ठीक ठाक चलते उस बेचारी को एक बहू ला देते, गरीब बहल जाती। गुलाम मोहम्मद को उसकी माँ की तन्हाई पर तरस आया। अभी बेकफन सी है मेरी वहशत की उरियानी, ये किस उम्मीद पर घर को बायां कर लिया मैंने। आहा बहू, कितना मज़ेदार लतीफ़ा है। हंसने की ताकत हो तो 1 घंटा हंसूं। उसकी आंखों के गोशे नम थे मगर लब मुस्कुरा रहे थे। वो फजर के वक्त उठने का आदी था। मामूल के मुताबिक आँख खुल गई थी, नहा धोकर नमाज़ पढ़ी, फिर कल्लों को चाय का कहकर लॉन में आ गया। फवारे के करीब बनी मोर के डिज़ाइन के संगे मरमर के बेंच पर बैठ गया और पानी की उछल कूद पर नज़रें जमा दी। अच्छा हुआ तुम इधर ही मिल गए। वो बाबा साहब की आवाज़ पर जाने किस ख्याल से चौंक पड़ा। अस्सलाम वालेकुम खान। वो खड़ा हो गया। वालेकुम अस्सलाम, बैठो। रात से हम एक बात पर गौर कर रहे हैं। वो उसके बराबर ही बैठ गए। जी फरमाइए। ये जो कराची की चमड़ा फैक्ट्री में हमारा मैनेजर है इल्मुद्दीन, तुम्हें तो पता होगा, ये अपने ही गाँव का है। जी जी। वो सवालिया नज़रों से उन्हें देखने लगा। सैयद हैं ये लोग। वक्त बिगड़ गया था बेचारों का, पाकिस्तान बनने से पहले की वाकफ़ियत है हमारी उनके ख़ानदान से। जी। वो मज़ीद संभल गया। उसे बहुत ही ख़ास बात की बू आ रही थी। उसका एक ही बेटा है, रोशी से साल 6 महीने छोटा होगा। ओह, बारीकी समझ में बात आ गई। उसने दुख की आंच से सुलगता एक गहरा सांस लिया। 12 जमात पढ़ा हुआ है, बाप ने अलग कारोबार कर दिया है, गलत सोबत में पढ़ने लगा था। कॉलेज में बाप ने दूर अंदेशी से काम लिया और कॉलेज से उठाकर कारोबार में खपा दिया है। 50,000 कर्ज लिया था हमसे, 40,000 रुपये वापस कर चुका है। हम समझते हैं एक अच्छा फ़ैसला है। अकेला लड़का और माँ बाप, हमें भी सुकून मिलेगा और उसे भी। साल 6 महीना छोटा है तो क्या हुआ, अभी 10 महीने ही हुए हैं उसका कारोबार संभाले। माशाल्लाह बहुत अच्छा जा रहा है। ऐसा करो, आज इल्मुद्दीन को शाम की चाय पर या रात के खाने पर बुला लो, फ़ोन कर देना और कह देना हो सके तो बेटे को भी साथ लाए, ठीक है? जैसे आप हुक्म करें। यावर भी 10-15 दिन बाद कराची का चक्कर लगाएंगे, वो भी देख लेंगे। वैसे तो हमें उम्मीद है वो हमेशा की तरह हमारे फ़ैसले से इत्तफाक करेंगे। उसके 1 हफ़्ते बाद हम रोशी की बारात कर देंगे। क्यों? वो अपनी छड़ी पर दोनों हाथ जमाकर सामने देखने लगे। जो आप बेहतर समझे। वो उस तरफ देख रहा था जहाँ से कल्लो चाय ले आ रही थी। अच्छा, हम ज़रा अपने कमरे में जा रहे हैं, एक ज़रूरी फ़ोन करना है ज़राही। इतने जल्दी में आना पड़ा कि वहाँ का प्रोग्राम तलपट होकर रह गया। चाय पी ले खान। तुम पियो, हम पी चुके हैं। वो उठ खड़े हुए। कल्लो ने उसे चाय का कप थमाया और अगले हुक्म के इंतज़ार में खड़ी हो गई। तुम जाओ अपना काम करो, उसने जैसे किसी ख्याल से चौंक कर उसे कहा था। वो चली गई। उसे महसूस हुआ थोड़ी देर पहले लॉन बहुत हसीन था, फूल मुस्कुरा भी रहे थे और बातें भी कर रहे थे। अब यूँ महसूस हो रहा था जैसे किसी घर में अचानक बुरी खबर आ गई हो और सबके चेहरे उतर गए हों। दीवारें आईनावार हैरानी से मकीनों को तक रही हैं। उसने चाय के घूंट भरना शुरू कर दिए जो बेहद बेमज़ा महसूस हो रही थी। बड़ी अम्मी यानी आलम ताब और उनकी नंद जहां आरा उसे जीप तक खुदा हाफिज़ कहने आई थी। जवाद उसे रिहायशी कमरों में 2-4 बातें करके खुदा हाफिज़ कह चुका था। वो फ्रंट सीट पर यावर अली ख़ान के बराबर में बैठ गई और खटाक से जीप का दरवाज़ा बंद कर दिया। अभी तक वो यावर अली ख़ान की तरफ मतवज्जा नहीं थी। देहातों में सुबह जितनी हसीन होती है, शहरों में तो पता नहीं चलता इसके हुस्न का। आप कभी इससे पहले हरिपुर गई हैं? वो कच्चे रास्ते पर जीप बहुत एहतियात से चलाते हुए पूछ रहे थे। ज़रा वहाँ ग्रीजी और बैकग्राउंड में पहाड़ों का मंजर देखिएगा, कभी भूल नहीं सकेंगी।
मरी से भी ज़्यादा हसीन है। उसने उनकी तरफ चेहरा मोड़कर देखा। लाइट ब्राउन कोट पैंट और सुर्ख ब्राउन मैचिंग टाई में वो बहुत तरोताज़ा महसूस हुए। मरी का हुस्न अलग इनफरादियत रखता है। हरिपुर अपनी जगह मुनफर्द है। वहाँ कुदरती हुस्न के अलावा वो सुकून बहुत है, ज़्यादा हंगामा सा नहीं है। फिर ये लोग भी अजहद सादा हैं। पक्की सड़क शुरू हो गई। उसने रफ्तार बढ़ा दी थी। सूरज अभी तुलू नहीं हुआ था। सड़क के दोनों अतराफ लगे हुए घने दरख्त एक अजीब सी ताजगी और ठंडक का एहसास बख्श रहे थे। कितने अरसे से आपकी पोस्टिंग हरिपुर में? ज़्यादा दिन नहीं हुए। पहले कहाँ थे? कोहाट। वो भी तो सुना है बहुत खूबसूरत है। घुमा लाएंगे वहाँ भी आपको, और जहाँ कहेंगी। अरे इतने मेहरबान हैं आप। आपका चेहरा तो ये नहीं बताता। वो हंस दी। चेहरे बल्कि चेहरों पर ना जाइए, ये बाज़ औक़ात बहुत झूठ बोलते हैं। उसने गियर बदलते हुए उस पर सरसरी सी नज़र डाली। सुर्ख सूती मगर खूबसूरती लिबास में वो माहौल को खुश नज़र बनाने में अहम किरदार अदा कर रही थी। कैसे होते हैं झूठे चेहरे? उसने मुस्कुराते हुए पेशानी से बाल हटाए। ये तो समझना मुश्किल है। ये तो बस इंकशाफ होता है, पहले से पेशगोई नहीं की जा सकती। कभी हुआ है इंकशाफ? उनका खूबसूरत पुरवकार चेहरा गौर से देखने लगी। मैं पेश गोई कर सकता हूँ, आप अच्छी वकील बनेंगी। वो मबहम सा मुस्कुराए। ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है। अच्छा ये बताइए, आपको पहले रेस्ट हाउस छोड़ा जाए या आप मेरे ऑफ़िस चलेंगी? पहले ज़रा ऑफ़िस का जायज़ा लेकर इत्मीनान से आगे बढ़ेंगे। इस तरह अगला प्रोग्राम बनाना बहुत आसान होगा। क्यों? वो सामने से आते बकरियों की रेड़ों को बगौर देख रही थी, जैसे चौंक सी गई। आप ज़ाहिर है जो सोचेंगे मैं उसमें साथ दूंगी, इसलिए कि मुझे कुछ पता ही नहीं। और हाँ, मेरा सवाल आपके पास अमानत है। मैं इतनी सादा लो नहीं हूँ कि आप अपनी मर्ज़ी से जब चाहें इधर उधर मेरा जहन कर दें और मुझे पता न चले। वो हंस पड़ी। ज़हीन औरत भी जैसे बाज़ औक़ात सज़ा हो जाती है। वो पहली मर्तबा इस अंदाज में उसकी तरफ देखकर बोले कि उनकी आंखों में सुर्खी के साथ चमक और मुस्कुराहट भी थी। बजो भी तो बहुत ज़हीन होंगी। काश उन्होंने भी आपकी डिप्टी कमिश्नरी के मज़े चखे हुए। जागीरदारी में वो मज़ा कहाँ जो इस्टेब्लिशमेंट का ज़रा सा पुर्जा बनने में है। पाकिस्तान में तो पैदा होने वाले बच्चे को अगर सबसे अच्छी दुआ दी जा सकती है तो वो ये है कि अल्लाह करे ब्यूरोक्रेट बने, दूधो नहाए पूतो भले। वो पाँव फैलाकर ज़रा आरामदा अंदाज में बैठते हुए बोली। यावर अली खान खुल कर मुस्करा दिए। वेरी नाइस ऑफ़ यू। माई गुडनेस। अपनी इतनी बरमला तारीफ़ पर एक मासूम सी शर्मिगी मुस्कुराहट माहिन के होठों पर खिलने लगी। मोहब्बत आदत हो सकती है मगर इश्क सरासर मजबूरी है। ज़िंदगी यूं ही दरिया सी बह रही होती है। इंसानों का इज़्हाम भी वही होता है हमेशा सा, लेकिन एक तिलस्मी नज़र नौ मुनकशफ सैयारे की तरह आश्कार होती है। कहकशाओं का एक नया जहां दरियाफ्त होता है। इंसान एक जिस्म में उड़कर उस नए जहां में पहुंचता है। इस जहाँ की तहज़ीब, यहाँ के रख रखाव, यहाँ के शाम व सहर यकसर मुख्तलिफ होते हैं। इस जहाँ में हम आहंग होने के लिए यहाँ का मखसूस लिबास पहनना होता है, जिसके तारों में सरमस्ती हो, बेखबरी हो, जिसके ठंडे रेशम से तलब की आँच आती हो। इस जहाँ में नींद व बेदारी के मफ़हूम भी अलग होते हैं। मतलूब व महबूब व मकसूद के जानो व बाजू मैसर हो तो मीठी नींद के झोंके आते हैं, व नज़र से ओझल हो तो हरीर व रेशम से आरास्ता ख्वाबगाह में अलाव भड़कते हैं। न नींद अपनी, न बेदारी, न खुशी, न गम, न जहर, न अमृत, कोई शय अपने इख्तियार में नहीं होती। उस एक निगाह के मायने के साथ ज़िंदगी सफ़र करती है। वो निगाह जिसकी तायीद व तरदीद के साथ वाबस्ता ज़िंदगी। बस वो निगाह कि उसी निगाह का असर हर शय पर गालिब आ जाता है। चाँद का हुस्न महसूस होता है तो उस निगाह के एहसास के साथ। सब्ज़ाज़ारों की ठंडक का अदराक है तो उसकी मुस्कुराहट के साथ। बहते दरियाओं की रवानी है तो गोया उसकी नज़र की मस्ती खेज़ी का अस्तारा, उस नज़र की मायने खेज़ गुफ्तगू का तसलसल। इश्क क्या है? आदाब ग़ुलामी की तफसील, पहनना, ओढ़ना, हंसना, मुस्कुराना, सोना, जागना, सब इस सितमगर के इख्तियार में चला जाता है। इश्क क्या है? जहाँ को सोख्ता बना देने वाला बड़ा सा पहाड़, ज़िंदगी बनकर दौड़ने वाले अलोहे, रोशन रहने वाले अलाव, तिनका तिनका समेटती हुई ज़िंदगी आन के आन में उस भाड़ में जा पड़ती है। और फिर कोयला बने तो किस्सा ख़त्म हो, राख बने तो जान छूटे, पर न कोयला न राख, न सुलगती है न बुझती है। इश्क क्या है? अपनी ज़ात से दस्तबरदारी का ऐलान, अपनी अना की रुखसती का सामान, अपनी गुमशुदगी का एतराफ़, अपनी ज़ात के लापता होने का इश्तिहार, अपने वजूद से लाताल्लुकी का बयान। इश्क क्या है?
اس ایک نظر کا اثر، وہ نظر جو ہست و نیست کے معنی سے بہت آگے اڑان بھرتی ہے، یہی نظر جس میں برد باری کے سامان چھپے ہوتے ہیں، پھیل کر کائنات بن جاتی ہے اور ساری زندگی گویا اس کائنات میں مقید ہو جاتی ہے، ہر آن ہر لمحے اس نظر کی توجہ محسوس ہوتی رہتی ہے۔ دل مستر کی گوشہ نشینی تو بظاہر ہوتی ہے، وگرنہ جہاں گوشہ ہوتا ہے وہیں کائنات ہوتی ہے۔ اس نے تازہ اخبار رول کر کے سینے سے لگا لیا۔ ہاسپٹل سے آئے اسے دوسرا دن تھا۔ اس کے درد مندانہ اپیل پر کوئی اس کی تنہائی میں مخل نہیں ہو رہا تھا، البتہ گلو گاہے بگاہے اسے دیکھنے یا سوپ وغیرہ دینے آ جاتی تھی، اور جس کے سنگ بار لہجے نے اس کی دنیا تلپٹ کر رکھی تھی، اس کی جھلک بھی دیکھنے کو نہیں مل رہی تھی۔ وہ پوری طاقت مجتمع کر کے بستر سے اٹھی اور کھڑکی میں آ کھڑی ہوئی، پردہ ہٹا کر باہر جھانکنے لگی۔ وہ سامنے ہی کھڑا نظر آ گیا، اختر ڈرائیور سے باتیں کر رہا تھا، اختر بھی ہنس رہا تھا اور وہ بھی۔ روشی کے سینے سے ہوک سی اٹھی۔ کتنا مشکل اور کتنا آسان ہے ہنسنا، جیسے اس وقت دنیا کا دلچسپ ترین لطیفہ بھی اسے نہیں ہنسا سکتا تھا۔ تو دو موتی اس کے آنکھ سے گر کے رخساروں پر لڑک آئے۔ میں تو شاید اب عمر بھر بھی نہ ہنس پاؤں گی۔ مجھ پر آخر یہ انکشاف کیوں ہوا کہ میری خوشیاں اور میری ہنسی تمہاری ذات کی مرہون منت ہے۔ بی بی چائے پئیں گی آپ؟ کلو کی آواز اینٹ پتھر کی طرح اس کے دماغ پر لگی۔ ہاں، اسٹرانگ سی ہونا چاہیے۔ اور ہاں سنو، اس نے جاتی کلو کو پکارا۔ وہ ٹھہر گئی۔ باری کو بھیجنا میرے پاس۔ وہ دوبارہ سامنے دیکھنے لگی۔ اختر گاڑی گیٹ کی طرف لے جا رہا تھا۔ باری ریسٹ واچ پر نظر ڈال کر اس طرف ہی بڑھ رہا تھا۔ اس کا دل بے قابو ہونے لگا۔ یہ جا رہا ہے، جانے کب واپس آئے گا؟ اور یہ کلو کہاں مر گئی؟ جب پہنچے گی تو اس وقت تک تو یہ نکل بھی چکا ہوگا۔ اس کے دل و دماغ کی دنیا زیر و زبر ہونے لگی۔ اگر چند لمحوں کے اندر اس سے بات نہ ہوئی تو میرا دماغ پھٹ جائے گا یا دل رک جائے گا۔ اس کا جی چاہا کھڑکی سے کود کر اسے کھینچ لائے۔ ماں، اس نے دیکھا کلو سرپٹ دوڑتی ہوئی باری کی طرف جا رہی تھی، ساتھ خان خان کی آوازیں بھی لگا رہی تھی۔ وہ رک گیا تھا۔ کلو غالباً اس کا پیغام دے رہی تھی۔ روشی کے سینے سے دیر سے رکا سانس خارج ہوا، اعصاب پرسکون ہوئے۔ وہ کھڑکی سے ہٹ کر دوبارہ بستر پر لیٹ گئی۔ 2 منٹ کے وقفے کے بعد دروازے پر دستک ہوئی۔ آ جاؤ۔ اس نے سکون سے آنکھیں مون لیں۔ یس میم، کیسے یاد فرمایا؟ اس کی شریر آواز بہت قریب سے آئی۔ تمہارے ہاں بیمار کی عیادت کا رواج نہیں؟ وہ جیسے بہت سلگ رہی تھی۔ ہمارے ہاں؟ بڑی عجیب سی بات کی ہے آپ نے۔ جو ہمارا ہے وہی آپ کا ہے۔ ہمارے تمہارے کی پابندی سے قدرت نے ہمیں آزاد کیا ہوا ہے۔ حکم دیجیے۔ وہ سینے پر ہاتھ باندھ کر سر کو خم دے کر کہہ رہا تھا۔ اتنی تابعداری مت دکھایا کرو، ڈرامہ لگتا ہے۔ وہ پھنکاری۔ آپ کو میری تابعداری پر شک ہے کیا؟ وہ ہنوز کھڑا ہوا تھا۔ اچھا بیٹھ جاؤ۔ کیوں پوز کرتے ہو کہ سارا کام تمہارے بغیر رکا ہوا ہے؟ لیجیے، بیٹھ گیا ارشاد۔ وہ ایک کرسی کھینچ کر اس کے قریب ہی بیٹھ گیا۔ ارشاد کچھ نہیں، تم اتنے بے حس ہو، اندازہ نہیں تھا۔ ایک دفعہ بھی آ کر میرا حال نہیں پوچھا؟ اس کی آواز بھر آ گئی۔ اس نے جلدی سے باری کی طرف سے پشت کر لیا اور باری حیران و پریشان اسے دیکھتا رہ گیا۔ باقی سب لوگ تو آپ کے ارد گرد طواف کر رہے ہیں۔ میں تو یہ سوچ کر آپ کے پاس نہیں آیا کہ کہیں آپ کو ناگوار نہ گزرے، آپ کو ٹینشن نہ ہو۔ میں تو احتیاط برت رہا تھا۔ بھاڑ میں جائے تمہاری احتیاط، تمہیں نہیں پتہ کہ میں تمہاری کتنی عادی ہوں۔ اس کے منہ سے برجستہ نکل گیا تھا، لہجے میں آنسوؤں کا نمک گھلا ہوا تھا۔ آئی ایم سوری روشی بی بی۔ اچھا چلیں، نارمل ہو جائیے۔ اب میں آپ کے کمرے کے اتنے چکر لگاؤں گا آپ تنگ آ کر کہیں گی گیٹ آؤٹ ود ان اے مومنٹ۔ ایک لمحے میں دفع ہو جاؤ۔ وہ مسکرا رہا تھا مگر آنکھوں میں سخت الجھن تھی۔ طنز کر رہے ہو؟ تم بھی نہیں بخشو گے؟ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ باری سٹ پٹا کر اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا۔ کیا ہوا ہے؟ شاید بابا صاحب اپنا فیصلہ اسے سنا چکے ہیں۔ پلیز دیکھیے، روئے نہیں۔ کیا بابا صاحب؟ اس نے کوئی بات منہ سے نکالنے سے پیشتر اپنی تسلی کرنا چاہی۔ مجھے ان کے کہنے کی پرواہ نہیں ہے۔ جو ان کے جی میں آتا ہے وہ کریں، جو میرے دل میں آئے گا وہ میں کروں گی۔ وہ غرائی۔ اب کیا کریں گی؟ اسے بخار چڑھنے لگا۔ میں اوپر بنی پانی کی ٹنکی سے چھلانگ لگا دوں گی۔ اگر مر نہ سکی تو معذور ضرور ہو جاؤں گی۔ پھر بابا صاحب مجھے ایک حصے میں ڈال دیں گے۔ پھر تم بھی کھانے کا پوچھنے کے بہانے میرا تماشا دیکھنے آیا کرو گے۔ وہ اسی طرح پیٹھ دکھاتی ہوئی تھی۔ یہ سارے قصے میں غریب کیوں بار بار بیچ میں آ جاتا ہے؟ وہ بے بسی سے بولا۔ یہ سب تم غریب ہی کا تو کیا دھرا ہے۔ وہ ہتھیلی سے آنسو پوچھنے لگی۔ اس طرح بلیم نہ کیجیے، میں تو محض پرزا ہوں۔ بابا صاحب نے حکم دیا کہ علم و دین اور ان کے بیٹے کو دعوت دی جائے، میں نے دے دیا، اور ظاہر ہے میں کر بھی کیا سکتا ہوں۔ آپ دل برا نہ کیجیے، اچھے لوگ ہیں۔ بعض اوقات زندگی میں کچھ چیزیں آنن فانن آتی ہیں اور آگے چل کر بہت فائدہ مند ثابت ہوتی ہے۔ تعلیم کی کمی ہے، آپ چاہیں گی تو یہ کمی بھی پوری ہو جائے گی۔ شکل و صورت بھی اچھی ہے، بات کرنے کا انداز بھی برا نہیں۔
किस की बात कर रहे हो? वो उठ कर बैठ गए। बारी की बात अधूरी रह गई थी। इल्मुद्दीन साहब के साहिबजादे की और किसकी? वो कदरे हैरान नजर आया। मगर मुझे उस घास खोदने वाले के जिक्र से क्या दिलचस्पी? तुमसे इस वक्त सरासर अपनी बात कर रही थी। इल्मुद्दीन साहब कहाँ बीच में टपक पड़े। अच्छा। बारी बुरी तरह सटपटा गया। उसके अंदाज ने जाहिर कर दिया था अभी इल्मुद्दीन वाली बात नहीं पहुंची। वो अपनी हमाकत में सर पीट कर रह गया। अच्छा खैर छोड़े इस किस्से को। ये बताएं मैं आपकी क्या खिदमत करूं? आप अच्छी तरह फ्रूटिंग करें। पंजा आजमाई की है। अंजर पंजर ढीले हो रहे होंगे। रंग तो आपका बिल्कुल हल्दी हो चुका है। आप इजी रहें। जब तक आप नहीं कहेंगी मैं यहाँ से नहीं उठूँगा, ठीक है? वो घबराकर बात संभाल रहा था। रोशी दम बखुद सी उसकी शक्ल देख रही थी। क्या चक्कर है ये इल्मुद्दीन और उनके साहबजादे का? उसकी नज़रों में एक खोज नाच रही थी। कुछ नहीं, परसों वो लोग आए थे ना, मैं समझा आप उनके मुतालिक बात कर रही हैं। खैर जाने दे, जब कोई बात ही नहीं। वो नज़रें चुरा रहा था। अगर उनके साहबजादे की तालीम कम है तो क्या वो मुझसे ट्यूशन पढ़ेंगे? मैं क्यों उनकी तालीम की कमी पूरी करूं? ठेका लिया है मैंने जाहिलों को पढ़ाने का। वो हमारे मुलाजिम है, हमारी खिदमत करेंगे, हम उनकी नहीं। ठीक बताओ बारी, ये सारा चक्कर क्या है? वो बिस्तर से उतर कर खड़ी हो गई। क्यों परेशान हो रही हैं? कोई चक्कर नहीं है। कहाँ उलझ गई आप? वो दिल ही दिल में ख़ुद को कोस रहा था। उसकी शक्ल सूरत भी अच्छी है। तुम बता रहे थे, मगर तुम मुझे क्यों बता रहे थे? क्या मैंने उसे देखा हुआ नहीं? अबर मशकूक नज़रों से उसका जायज़ा ले रही थी। बाबा साहब के दमसाज हमराज उगल दो सब कुछ। जिस क़यामत ने रुकना नहीं वो फिर आज ही क्यों ना आ जाए। वो बड़ी और कर्ब से मुस्कुरा रही थी। आप दरअसल समझी नहीं, मेरा मतलब ये था कि वो अजीब मुश्किल में गिरफ़्तार हो चुका था। बारी, दूध के दांत नहीं है मुंह में। अब ज़रा देखो क्या करती हूँ मैं। ये लोग भी क्या याद करेंगे कि इनके यहाँ कोई रोशाने यावर अली ख़ान हुई थी। उसने पाँव में स्लीपर्स टिकाए। बारी चौंक कर उठ खड़ा हुआ। कहाँ जा रही हैं आप? जब जहन्नुम ही मुकद्दर है तो उनकी मर्ज़ी का जहन्नुम मंजूर नहीं, अपनी मर्ज़ी के जहन्नुम में जाऊंगी। बारी ने लपक कर उसका बाजू पकड़ लिया। खुदा के लिए रोशानी, क्यों ज़िंदगी को खेल बना रही हैं? आप कम अज़ कम मेरी तो सुन लें। रोशी ने झटके से अपना बाजू छुड़ाया और खुले दरवाजे से दौड़ती हुई निकल गई। बारी ने एक सेकंड की ताख़ीर किए बगैर उसका पीछा किया। वो सेकंड फ्लोर को जाने वाले जीने पर भाग रही थी। उसने रोशी को ऊपर पहुंचने से पहले ही दरमियान में जा लिया। वो उसके मजबूत बाजुओं की गिरफ्त में फड़फड़ा कर रह गई। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। हम मिलेंगे कल आने वाले एपिसोड के साथ। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स में अपने राय का इजहार करें। ओके, टाटा बाय।